स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो पेंडेमिक एरा के वक्त कंपलसरी हो चुकी थी और आप सब इसे जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरटीपीसीआर के बारे में, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी कहा जाता है। और ये टेक्निक हमें या इंडोर या आउटडोर ट्रैवल के लिए कंपलसरी हो गई थी और ये टेक्निक और इस टेस्ट के बगैर तो हम ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे थे। और इससे मेनली डिटेक्ट होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और कोई नया जीनोम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आरटीपीसीआर इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हम देखेंगे कि आरटीपीसीआर का मतलब क्या है। हम ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक कर देंगे, यानी इधर से हम इसे अगर ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है आरटी और पीसीआर। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का मतलब। आरटी मीन्स हमारा एंजाइम है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और दूसरा है पीसीआर। पीसीआर एक थर्मोसाइक्लर टेक्निक है। क्या है स्टूडेंट? थर्मोसाइक्लर टेक्निक। तो फिर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे 1980 में कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था। और कैरी म्यूलिस एक बहुत ही रिनोन साइंटिस्ट है। तो कैरी म्यूलिस ने क्या किया, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एबिलिटीज देखी कि ये क्या करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड cDNA के अंदर कन्वर्ट करता है। ये उसकी एक खासियत है। और पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम मॉलिक्यूलर जेरोक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर। हम इस पीसीआर की मदद से कितनी भी कॉपी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जेरोक्स के अंदर एक पेज होगा, हम उसकी मल्टीपल लाखों कॉपीज बना सकते हैं। उसी तरह से पीसीआर टेक्निक का यूज कर हम कोई भी डीएनए या आरएनए सैंपल की कई मिलियन कॉपीज बना सकते हैं। पर पीसीआर की टेक्निक जब डिजाइन हुई तो उसके अंदर हम आरएनए का यूज नहीं कर पा रहे थे। तो कैरी म्यूलिस ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर ये दोनों को कंबाइन किया, यानी आरटी और पीसीआर दोनों को कंबाइन कर 1980 में कैरी म्यूलिस ने इस टेक्निक को डिजाइन किया। और इस टेक्निक को डिजाइन करने के बाद ये बहुत ही फेमस हो गई और 1980 से लेकर आज तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेनली नए डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, बैक्टीरियल या वायरल जीनोम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और कोरोना यानी पैंडेमिक के वक्त कोरोना वायरस के जीनोम को लेकर इसे यूज किया गया और फिर इसे हमें टेस्ट में इस्तेमाल किया गया और इससे डिटेक्शन बहुत ही फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, कैरी म्यूलिस ने दोनों का कंबाइन कर आरटीपीसीआर टेक्निक को डिजाइन किया। तो हर टेक्निक का एक प्रिंसिपल होता है। तो हमारी आरटीपीसीआर टेक्निक बनी है, डिपेंड है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन यानी दो अलग अलग न्यूक्लिक एसिड को, यानी दो अलग स्ट्रैंड्स को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाने की टेक्निक को न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसे स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है। कोई भी टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है और इसे हम कैरी आउट करने से पहले रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि हमारे पास पूरी चीजें है कि नहीं। और ये हर प्रैक्टिकल और हर टेक्निक परफॉर्म करने के पहले की जाती है। तो चलो देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें चाहिए एक न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का सैंपल। आरएनए सैंपल हो गया। दूसरा हमें चाहिए एक टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा चाहिए हमें प्राइमर्स। चौथा चाहिए डीएनटीपीज। और पांचवा है हमारा पीसीआर का एपैरेटस। तो ये सब पांचों चीजों को मिलकर हम एक हमारा आरटीपीसीआर की रन करेंगे। और रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारा सबसे पहले है डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड सैंपल जो है आरएनए सैंपल। दूसरा है टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डीएनए पॉलीमरेज 3 काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कभी 90 डिग्री जाता है तो कभी 70 डिग्री, और ये सब पीसीआर के अंदर होता है। और ये जो एंजाइम हमारे कॉमनली यूज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ है, उसे टैग डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, क्योंकि वो बना है थर्मस एक्वेटस बैक्टीरिया की डीएनए से। और इस आते हैं प्राइमर्स।
प्राइमर क्या है स्टूडेंट? प्राइमर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जाकर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंटेशन में बाइंड हो जाता है। यानी अगर हमारे पास ATGC है तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट में बाइंड हो जाएगा और ये स्पेसिफिक होता है। तो RT-PCR हम कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्या लेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर लेंगे हम SARS-CoV-2 का, SARS-CoV-19 का प्राइमर लेंगे। SARS-CoV-19 का प्राइमर इसलिए लेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिकली चेक करना है कि हमारे जो सैंपल हमने लिया है उसके अंदर वायरल लोड है कि नहीं। और प्राइमर क्या करेगा? स्पेसिफिकली अगर वो सीक्वेंस इस सैंपल में प्रेजेंट होगा तो उससे जाकर बाइंड हो जाएगा। फिर है हमारे DNTPs इसलिए है क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने वाले हैं और बार बार ये PCR की रिएक्शन होने वाली है, तो हमें DNTPs चाहिए ही। और फिर है हमारा PCR का apparatus, PCR के अंदर ये पूरी चीजें होगी। तो स्टूडेंट्स देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल RT-PCR का प्रोसेस। तो स्टूडेंट RT-PCR का सबसे पहला स्टेप है कि हमने स्वैब का सैंपल ले लिया एक ह्यूमन के अंदर। हमें पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, हमें ये चेक करना है, तो हमने स्वैब का सैंपल ले लिया और स्वैब सैंपल में से हमने बाकी सब चीजें निकाल ली। हमें सिर्फ चाहिए, हमें RNA चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है तो हमें उसका जीनोम चाहिए। तो हम सिर्फ RNA ही एक्सट्रैक्ट करेंगे उस स्वैब सैंपल के अंदर से। और फिर जैसे ही हमें RNA सैंपल मिल गया तो यहाँ पर रोल आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, यानी RT एंजाइम का। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स? आप सबको पता है, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंडेड cDNA के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर इस cDNA को हम एंटर कराएंगे हमारे PCR के अंदर, क्योंकि हमें इसका एम्प्लीफिकेशन करना है। एम्प्लीफिकेशन यानी हमारे पास वायरल लोड बहुत ही कम होता है, क्योंकि वायरस का जीनोम बहुत ही छोटा होता है और इसे इजीली हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए PCR से हम बार बार इसे साइकिल्स के अंदर रन करेंगे और जैसे ही वो साइकिल के अंदर रन होता रहेगा उसका एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगा और एम्प्लीफिकेशन बढ़ने पर हम उसकी वैल्यूज इजीली चेक कर पाएंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स cDNA मिल गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये एंटर होगा PCR के अंदर और PCR के अंदर 3 प्रोसेसेस होती है, डीनेचुरेशन, एम्प्लीफिकेशन और एक्सटेंशन या एनिलिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली साइकिल्स के अंदर होती रहती है और ये साइकिल्स कम से कम 40 to 45 साइकिल होते हैं एक PCR के रन के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये cDNA क्या होगा? cDNA का डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन इसलिए है क्योंकि हम उसे एक हाइब्रिड बना रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही हमारा cDNA डीनेचर होगा वो उसका यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन या एनिलिंग होगा और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर एडिशन हो गए प्राइमर्स का। प्राइमर्स हमारे रेडियो लेबल भी हो सकते हैं या फ्लोरोसेंस प्राइमर भी हो सकते हैं और फ्लोरोसेंस यहाँ पर डाई भी यूज की जा सकती है स्टूडेंट्स। और डाई इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि हमें एम्प्लीफिकेशन दिख पाए। और जो डाई यूज होती है स्टूडेंट्स वो है साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन नाम की एक फ्लोरोसेंस डाई को यूज किया जाता है क्योंकि और ये डाई क्या करती है, जैसे ही यहाँ पर प्राइमर्स की बाइंडिंग होगी और आप सबको पता है कि यहाँ पर हमने SARS-CoV-19 के प्राइमर लिए हैं और ये प्राइमर क्या करते हैं? ये प्राइमर स्पेसिफिकली बाइंड हो जाएंगे हमारे वायरल लोड से। और वायरल लोड से मेरा मतलब है वायरल जीनोम से स्पेसिफिकली बाइंड हो जाएंगे और ये स्पेसिफिकली बाइंड होने पर यहाँ पर हमें एक वायरल लोड यानी CT वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर साइक्लिक थ्रेशोल्ड मिलेगा, उसे भी हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स प्राइमर स्पेसिफिकली बाइंड होंगे उसी सीक्वेंस पर जो मैच होता है उसे कॉम्प्लीमेंटेशन में। फिर यहाँ पर जैसे ही यहाँ इनकी एंगलिंग होंगी, यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर एडिशन ऑफ DNTPs हो गए तो हमारा जो फ्लोरोसेंस डाई क्या करेगा स्टूडेंट? फ्लोरोसेंस डाई उस दोनों में बाइंड हो जाएगा और जैसे ही साइकिल बार बार चलता रहेगा तो हमें उसका फ्लोरोसेंस चेक करते आएगा और फ्लोरोसेंस हम अगर चेक करेंगे और फ्लोरोसेंस ज्यादा होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा अमाउंट ऑफ DNA जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में वो बन रहा है और जितना ज्यादा फ्लोरोसेंस होगा उतना ज्यादा वायरल DNA प्रोड्यूस हुआ है वो हम देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एनिलिंग होगी, यहाँ पर एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन के अंदर ये स्ट्रैंड्स बढ़ता रहेगा और ये प्रोसेस एक साइकिल के अंदर कंटिन्यूअसली होगा। 40 to 45 साइकिल होंगे और ये 40 to 45 साइकिल होने के बाद हम उसे एगेरोस जेल पर भी कंपेयर कर सकते हैं D100 स्ट्रैंड को लेकर, या फिर हम उसे कंपेयर करेंगे हमारी CT वैल्यू। तो CT वैल्यू क्या होती है? CT वैल्यू हर RT-PCR के अंदर जब भी कोई वायरस को
चेक किया जा रहा है तब यूज होती है। तो स्टूडेंट सीटी वैल्यू यानी साइक्लिक थ्रेशोल्ड या 35 के नीचे होगी तो कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा, यानी उस सैंपल के अंदर वायरस है और वो पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड है। और सीटी वैल्यू से हमें इजीली इसलिए डिटेक्शन होता है, जितने जल्दी जितना ज्यादा वायरल लोड होगा उतने जल्दी प्राइमर बाइंड होंगे, और जितने जल्दी साइकिल में प्राइमर बाइंड होते हैं हमें पता लगता है कि वायरल लोड ज्यादा है। तो अगर 35 के साइकिल के नीचे है तो यानी वायरल लोड बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट सीटी वैल्यू के थ्रू हम इसे डिटेक्ट करते हैं। और दूसरा है हमारा एगरस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल के कंपेयर में डिटेक्ट करते हैं। तो ये दो पार्ट थे। तो स्टूडेंट्स आरटीपीसीआर का हमने पूरा प्रोसेस देख लिया और हर टेक्निक के अंदर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आरटीपीसीआर का एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये बहुत इफिशिएंट और एक्यूरेट है और इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हम कोई भी वायरल डीएनए या वायरल जीनोम को, बैक्टीरियल जीनोम को या न्यू जीनोम को। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी हाई टेम्परेचर पर हमारा जो सैंपल है वो डीनेचुरेशन के वक्त खराब हो सकता है, ये एक उसका ड्रॉबैक है। बाकी तो ये 1980 से आज तक ये टेक्निक को यूज किया जा रहा है और ज्यादातर हमें ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आई थी पैंडेमिक एरा के अंदर। और आरटीपीसीआर टेस्ट के बगैर तो किसी को छोड़ भी नहीं रहे थे, अगर पॉजिटिव निकल गया तो सीधे हॉस्पिटल जा रहा था। तो स्टूडेंट्स ये था आरटीपीसीआर के बारे में, जिसमें हमने आरटीपीसीआर के मतलब से लेके तो हमने उसका पूरा प्रोसेस देखा, कैसे स्वाब सैंपल से लेके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या रोल है, और फिर पूरा पीसीआर प्रोसेस में सीटी वैल्यू और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था वीडियो आरटीपीसीआर के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।